खून बहा एपिसोड 4। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसका दिमाग खोल रहा था। फाइका सुल्तान को रूबरू देखकर आज वो फिर से माजी में पहुंच गया। बाबा जानी, सच? उसकी परजोश चहकती आवाज ने मोहम्मद अली खान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। हाँ बेटा, सच में मैं तुम्हें अफसुर्दा नहीं देख सकता। और अम्मू जान, उन्हें कौन समझाएगा? उन्हें समझाना मेरा काम है अप्पिया। सच में तुम उन्हें मना लोगे? जी नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हो मना लूंगा? क्योंकि मैं उन्हें मना चुका हूँ। वो खुशी से भागकर आकर जरगाम अली खान के गले से झूल गई थी। मेरा प्यारा लाला। जीनिया ने प्यार से उसके दोनों गाल चूम लिए। वो जब भी बहुत खुश होती थी उसे लाला कहती थी। वो उससे पूरे 4 साल बड़ी थी, लेकिन जवानी की दहलीज को पहुंचता जरगाम अली खान कद काठ में उससे बड़ा ही लगता था। जीनिया अली खान ने अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में टॉप किया था और अब वो मज़ीद पढ़ने के लिए इस्लामाबाद जाना चाहती थी। लेकिन ज़ायरा खातून चाहती थी कि बस वो अब इसकी शादी कर दें। और फिर अम्मू जान की ना करने के बावजूद वो इस्लामाबाद चली गई, जहां वो हॉस्टल में रह रही थी। उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में 1 महीने के बाद ही जब जरगाम उससे मिलने गया तो वो उसे बहुत परेशान नजर आई। अपिया, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो वैसे ही वहम कर रहे हो। उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जरगाम जान छोड़ने वालों में से नहीं था। अपिया, आप मुझे अभी बताएंगी कि क्या हुआ है, नहीं तो मैं अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा। वो छोटा होने के बावजूद भाई होने का पूरा पूरा जम दिखाता था। वो कश्मकश का शिकार थी कि बताए कि नहीं। उसने अपने और जरगाम के दरमियान मौजूद फासले को ख़त्म करते हुए उसके दोनों हाथ थाम लिए। जरगाम, वो फाइका सुल्तान भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मुझे उससे डर लगता है। उसने बहुत सोच विचार के बाद बहुत सी बातें हज़्फ करके एक जुमले में अपनी परेशानी उसे बताई। अपिया, क्या चीज़ हैं आप भी? वो कोई चुड़ैल है जो आपको उससे डर लगता है? आप तो मेरी बहुत बहादुर बहन हैं। इसकी बात पर ज़ैनिया ने मुस्कुराते हुए सर उसके बाजू के साथ टका दिया। और जरगाम अली खान के दिमाग में बस एक नाम महफूज हो गया था, जिससे उसकी बहन खौफजदा थी, फाइका सुल्तान। ज़ैनिया की डायरी लिखती थी, और जब जरगाम के हाथ वो डायरी लगी थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूनी के पहले दिन वो क्लास में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी, जब वहाँ फाइका अपने कुछ दोस्तों के साथ आधम की। ज़ैनिया के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए वहां से जाने की कोशिश की, जब एक लड़का उसके सामने आकर रुक गया। अरे सोनियो, कहाँ चल दिए? हम तो अभी आए हैं, दीदार तो करने दें। उस लड़के ने उसके गाल को छूने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनिया ने उसका हाथ झटक दिया। वो लड़का गजबनाक होकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही लड़कों का एक और ग्रुप वहां पहुंच आया, जिनका ग्रुप लीडर फौजान यहिया एक सुलझा हुआ लड़का था। उसे देखकर फाइका और उसके दोस्त निकल गए, जबकि फाइका सुल्तान ने जाते जाते मुड़कर उसकी तरफ देखा और अंगूठे के इशारे से उसे लूजर का निशान बनाती निकल गई। वो अपनी जगह पर ढेर सी गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर वहां से जा सके। तभी फौजान याहिया की उस पर नजर पड़ी। एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? इसकी आवाज़ पर ज़ैनिया ने सर उठाकर उसे देखा और इस बात में सर हिलाया, जिस पर वो इस टटोलती नज़रों से देखता वहां अपने ग्रुप के लड़कों के साथ चला गया। गाड़ी एक झटके से रुकी थी और जरगाम माजी को पीछे छोड़ता हाल में लौटा था। वो अपने फ्लैट के बाहर खड़ा था। आज से वो हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा था, जहां उसकी माँ और बहनें उसकी मुंतजिर थीं। वो अंदर दाखिल हुआ तो पूरे फ्लैट में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाज़ा लॉक करके अपने कमरे में आया और स्टडी टेबल पर ढेर सा गया। उसने हाथ मारकर टेबल लैंप ऑन किया और सुर्ख जिल्द वाली डायरी हाथ बढ़ाकर करीब की और उसे खोल लिया। वो इस डायरी को कई बार पढ़ चुका था और हर रोज रात को वो ये डायरी पढ़ता था और एक नई अजियत का शिकार होता था। वो कैसा भाई था जो अपनी बहन की हिफाजत ना कर सका? ज़ैनिया छुट्टियां पर घर आई हुई थी और अपनी डॉक्टरी का रोब अम्मू जान पर खूब जमा रही थी। परफेक्ट अम्मू जान, आज तो आपका बीपी बिल्कुल सेट है। ज़ायरा का बीपी चेक कर ज़ैनिया ने स्टेथोस्कोप समेट कर अपने बैग में रखा और मुस्कुराकर माँ को देखा, जो खासी फ्रेश लग रही थी। एक साइड पर बैठे जरगाम ने बहन को देखा, जो माँ की एक एक टैबलेट को उठा उठा कर देख रही थी और उन्हें बता रही थी कि कौन सी दवा कौन सी बीमारी के लिए है।
وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے مناتے ہی اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسرز کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرغام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا، اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین چلی آئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی، تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینیہ کو پروپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیہ علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینیہ کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیہ نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیہ کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی کو تھی نہیں کہ جیسے وہ بتاتی، وہ بس ڈری سہمی سی ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیہ کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے آک، جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بظاہر آنکھ کے پتوں کی طرح نرم و ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں۔ بس زینیہ کا بھی پالا ایسے ہی آنکھ کے پودا صفت انسان سے پڑا تھا، جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔